और इसमें हम हरियाणा राज्य की भौतिक स्थिति के बारे में जानेंगे। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में हरियाणा के, चाहे वो एचटेट हो, सीईटी हो या फिर सेकंड एग्जाम कोई भी आप दे रहे हो, सब में मिलेगा भाई। देखो भाई, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये ग्लोब है जो पृथ्वी का हुबहू रूप होता है, यानी कि पृथ्वी गोल होती है उसी के आकार का बना होता है। इसमें ये लाइनिंग देख रहे हो आप, ऐसी लाइनिंग होती हैं और ऐसी लाइनिंगें होती हैं, ठीक है। तो इन लाइनों के आधार पर आज हम पढ़ेंगे कि हमारे देश की स्थिति और राज्य की स्थिति क्या क्या है। भारत की स्थिति के बाद ही हम हरियाणा की स्थिति का पता अच्छी तरह से लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको पढ़ने में तकलीफ होगी। इसलिए हम पहले भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य की स्थिति और उसके जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर ना 2 काल्पनिक रेखाएं हैं। एक होती है लंबवत जो ऐसे खींची गई हैं ये रेखाएं, और एक होती हैं ये भाई खड़ी रेखाएं, ठीक है। इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं और इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। हम नंबर वार पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में, फिर देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हरियाणा और भारत की स्थिति का पता करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम पता कर लेते हैं। देखो, पहले पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखा भाई जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि जो इस तरह की रेखाएं होती है ना पृथ्वी पर, काल्पनिक ग्लोब पर मानी गई हैं काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। तो ये अक्षांश कहलाती हैं। और जो बीचों बीच गुजरती है ना, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, वो कहलाती है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो भाई, जो भारत है वो किस हिस्से में है, ये उत्तरी हिस्से में है, नॉर्थ वाले में, ठीक है। तो जो भारत के लिए अक्षांश यूज होंगे ना, अक्षांश पूछे ना कोई भारत के, तो उसके लिए एन का यूज होगा, क्योंकि नॉर्थ में है इसलिए एन का यूज होगा, ठीक। इसके ऊपर 2 रेखाएं और इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में और पढ़ लेते हैं। देखो, ये होती है कर्क रेखा और ये होती है मकर रेखा। कर्क रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है। दोनों का जो अक्षांश होता है वो 23.5 डिग्री होता है। नॉर्थ में होने का इसे 23.5 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है और दक्षिण में होने का इसे 23.5 डिग्री दक्षिण कहा जाता है, ठीक। और बता दूं आपको, ये कर्क रेखा ना, यह भारत को 2 भागों में बांटती है, ठीक। देखो भाई, भारत के 8 राज्यों से होकर यह बहती है भाई, 8 राज्यों से होकर यह रेखा निकलती है, ठीक है। और यह भारत को 2 भागों में बांट देती है, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अब हम भारत के अक्षांश के बारे में पता कर लेते हैं। अक्षांश देखो भाई, अक्षांश भारत में 2 तरह के हैं। पहले देखो, एक अक्षांश मापा जाता है यहाँ से भारत में और यहाँ तक, ठीक है। और एक मापा जाता है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से बात करें तो 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच कुछ है, ठीक है। और यहाँ से तो 6 डिग्री 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये नॉर्थ बोलते हैं भाई इसको, क्योंकि नॉर्थ गोलार्ध में ना भारत, अक्षांश के हिसाब से तो नॉर्थ में बोलेंगे, एन लगाते हैं इसके पीछे। चलो, इसकी कंप्लीट जो डिटेल है वो जो अक्षांश की हूँ आपको डिटेल में लिख कर दे देता हूँ, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो नीचे पढ़ते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ से 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। देखो भाई, जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है ना, नॉर्थ और साउथ में, उसी प्रकार देशांतर रेखाएं भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, ठीक है। और जो भारत है वो पूर्वी भाग में पड़ता है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं थोड़ा। हाँ देखो भाई, यह है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं इस प्रकार होती हैं भाई, और समय का निर्धारण है वो देशांतर रेखाओं के आधार पर ही किया जाता है। देशांतर रेखाएं में समय के बारे में जो पता चलता है देशांतर रेखाओं के कारण होता है, ठीक है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं, ईस्ट और वेस्ट में। हम यहाँ पर भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। भारत किस हिस्से में है, ईस्ट में। तो कभी भी भारत और भारत के किसी भी राज्य के बारे में आप निकालोगे ना देशांतर रेखाएं, तो लास्ट में ईस्ट लेगा। क्यों? क्योंकि वह ईस्ट में है देशांतर रेखाओं के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देख लेना। अब इस देशांतर रेखा के बारे में इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। देखो भाई, भारत का देशांतर विस्तार कितना है, 68.7 डिग्री ईस्ट। ईस्ट क्यों बोला? क्योंकि पूर्वी भाग में भारत है। और 97 डिग्री 25 ईस्ट, ये याद रखना, ठीक है। अब कभी कभार पूछ लेता है कि भारत की स्थिति क्या है, मतलब दिशाओं में भारत की स्थिति क्या है, जिसके बारे में पूछेगा तो देखो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो इसकी इस बारे में क्या है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। ग्लोब में पृथ्वी के उत्तर पूर्वी भाग में भारत स्थित है। ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम पता करेंगे हरियाणा की स्थिति। देखो भाई, ये है हरियाणा, ठीक है। ये चित्र बना हुआ है, ये हरियाणा है। देखो, कभी भी कहीं की किसी भी राज्य या किसी भी जगह की किसी वैसे भी कोई स्थान की आपको स्थिति निकालनी है ना, तो उससे क्या मध्य पॉइंट लेना चाहिए। हमने लिया मध्य पॉइंट मध्य प्रदेश, ठीक है। और यहाँ से एक रेखा निकाल दी भाई, और एक रेखा निकाल दी यहाँ से इसके अंदर से। इसे मान लिया ईस्ट, इसे मान लिया वेस्ट। ये हो गया हमारा नॉर्थ पॉइंट और ये हो गया साउथ पॉइंट, ठीक है। तो इससे हम भारत के किसी भी राज्य की स्थिति पता कर सकते हैं कि भारत के किस हिस्से में स्थित है, ठीक है। ये पूर्वी राज्य है, यो नॉर्थ राज्य है, ये वेस्ट, ये दक्षिणी राज्य है, ठीक है। ये मध्य राज्य है। तो इसके हिसाब से जो हरियाणा आता है, यह नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में आता है।
इसी प्रकार अब पूरे भारत के किसी भी राज्य की आप स्थिति पता कर सकते हैं कि भारत के किस हिस्से में वो स्थित है। समझ में आ गया? अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन में अब पूछेगा ना तो आप डायरेक्ट पता कर दोगे कि किस हिस्से में पड़ता है, कौन सा राज्य किस हिस्से में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है मैं आपको डिटेल में करा देता हूँ, फिर उसके बारे में थ्योरी में बता दूंगा। आसान है, एक छोटा टॉपिक है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसके बारे में समझना आसान है। क्योंकि देखो, कर तो आप सभी ने 7वीं क्लास से रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन क्या होता है आप उसे थ्योरी में पढ़ते हो, याद नहीं होता। इसे प्रैक्टिकल बता थोड़ा, हाँ, उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर जिस प्रकार से कर्क रेखा और मकर रेखा ना, उसी प्रकार से 2 और रेखाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं मौसम के हिसाब से, एक आर्टिक वर्त और अंटार्कटिक वर्त। इसे 66.5 डिग्री बोलते हैं। नॉर्थ में है गोलार्ध में तो नॉर्थ कहलाएगी, और दक्षिण में है तो दक्षिण गोलार्ध में कहलाएगी। ठीक है, इसे आर्टिक वर्त, उसे अंटार्कटिक वर्त बोलते हैं। इनका दूसरा नाम है उत्तरी ध्रुव वर्त, दक्षिण ध्रुव वर्त। ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना। इसमें हम मौसम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो पूछे जाते हैं। आपने सुना होगा उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, वह क्षेत्र आपने सुने होंगे, तो उसके बारे में करेंगे। तो मैं आपको एक बार कुछ डिटेल है नॉर्मली बता देता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन कर लेते हैं मैन से। देखो भाई, ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जितने आसपास का क्षेत्र होता है ना, देख ये क्षेत्र दिख रहा ना, ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म होता है भाई। अरे इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय, यानी कि ऊष्मा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इस क्षेत्र में। ठीक है, और जो भारत है ना, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, दक्षिण भारत बोलते हैं, वो आता है इसी क्षेत्र में। यानी कि भारत के दक्षिणी हिस्से में क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो आता है कर्क रेखा के नीचे। ठीक है, तो जो भारत का दक्षिणी हिस्सा वो क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और ये जो क्षेत्र होता है ना भाई, ये कर्क रेखा और आर्टिक वर्त और मकर रेखा और अंटार्कटिक वर्त, 23.5 और 66.5 के बीच में, दोनों साइड में, इसे बोलते हैं उष्ण और शीत, यानी कि शीत उष्ण कटिबंधीय, यानी कि ठंड भी होगी और गर्मी भी, दोनों तरह का मौसम होगा इस क्षेत्र में। जो उत्तर भारत वाले ऊपरले राज्य हैं ना, उत्तर भारत से ऊपर हैं, कर्क रेखा से ऊपरले राज्य हैं, उन सभी राज्यों में यह सभी होता है भाई, इस तरह का मौसम होता है उष्ण कटि शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी कि ठंड भी होती है और उष्मा भी होती है। ठीक है, ये क्षेत्र है भाई ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवों पर आपने देखा हुआ ठंड होती है, बर्फ होती है, इसलिए इस क्षेत्र को दोनों साइड कहा जाता है शीत कटिबंधीय। ठीक है, ये क्षेत्र पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इंडिया के लिए पूछा गया है, राज्यों के लिए पूछा गया है। तो यहाँ से आपके 28 के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड सभी जो क्षेत्र हैं आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, मैंने इसमें बता दिया है। देखो, ये जो क्षेत्र है ये कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये क्षेत्र है जो ये है, ये कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, और जो ये क्षेत्र है दोनों साइड सेम, देखो यहाँ से पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। ठीक है, तो ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत बार पूछे जाते हैं। जिससे हम हरियाणा की भौतिक स्थिति, उससे लगने वाले राज्य, राज्यों से लगने वाले जिले और दूसरे राज्यों के जिलों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आपका हो जाएगा। तो चलिए पहले वे कर लेते हैं। तो ये हमारा हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य में यहाँ से जो टॉपिक कराया जाएगा, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा भाई, क्योंकि पूछते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है कि जो हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को छूती है? तो छूती है भाई 5 राज्यों को। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, 5 राज्यों को छूती है। नक्शे में देख लेना, आसानी होगी याद करने में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हैं 2, एक चंडीगढ़ और दूसरा है दिल्ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कुल 7 को छूती है। राज्यों की बात करें 5 और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 2, चंडीगढ़ और दिल्ली। इतना समझ में आया? इसके बाद आता भाई राजस्थान की सीमा हरियाणा के सबसे ज़्यादा लंबी है, 1262 किलोमीटर की सीमा है। सबसे छोटी है 11 किलोमीटर की, वो है उत्तराखंड के साथ, इसे उत्तरांचल भी कहते हैं। ठीक है ना, उत्तराखंड वाले उत्तरांचल लिख लेना भाई। ठीक है, तो इसी के साथ राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, पहले राजस्थान से करेंगे। सबसे लंबी किसकी? राजस्थान की, 7/7, यानी कि 7 राज्य के, हरियाणा के और 7 राजस्थान के। ठीक है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हरियाणा राज्य के जो जिले हैं वे कहाँ कहाँ स्थित हैं, क्योंकि आपको यदि ये नहीं पता ना कि कौन सा जिला कहाँ है, तो आप ये याद नहीं कर पाओगे भाई। रट लोगे लेकिन याद नहीं होंगे, तो इससे अच्छा है कि आप इन्हें याद कर लेना, अच्छी तरह समझ लेना कि कौन सा जिला हरियाणा में कहाँ पड़ता है। राजस्थान की सीमा से रिलेटेड 2 या 3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद करने हैं। पहले तो वो 7/7 वाला याद होना चाहिए, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। फिर आता है ये भाई, जो फतेहाबाद जिला है ना, ये राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। तो कई बार ये डाउट होता है कि नहीं बनाता है या नहीं बनाता है, तो भाई फतेहाबाद बनाता है। हिसार और सिरसा एक दूसरे के साथ साझे नहीं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नूह जिला इस राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। पलवल जिला यूपी के साथ बनाता है, ये राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि पलवल और नूह एक साथ हैं, दोनों राजस्थान के साथ सीमा बनाते होंगे, लेकिन नहीं, पलवल जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट है महेंद्रगढ़ जिला,
यह जिला राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। यह 6 जिले हैं हरियाणा के जो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला है यमुनानगर जिला। यमुनानगर जिला उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है और सबसे कम 11 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हरियाणा के 3 जिले पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर के साथ अपने 2 जिलों की सीमा साझा करता है। मैंने लिख रखा है तो ये घबरानी बात नहीं, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल में कराया जाएगा। अगला आता है पंजाब जिला। पंजाब में हरियाणा के 7 जिले और पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा साझा होती है। सिरसा, फतेहाबाद, यहाँ हिसार नहीं आता भाई, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि हिसार छूता है पंजाब को, तो ऐसा नहीं है। सिरसा छूता है, फतेहाबाद छूता है, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, ये 7 जिले 6 जिले पंजाब को छूते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ को छूता है पंचकुला, अकेला जिला है जो चंडीगढ़ को छूता है। दिल्ली को छूते हैं 4 जिले सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, 4 जिले छूते हैं और दिल्ली को 3 ओर से घेरा हुआ है पूर्वी भाग को छोड़ के। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यमुनानगर। यमुनानगर एक ऐसा जिला है हरियाणा का जो 3 राज्यों की सीमा को छूता है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा हिमाचल प्रदेश। 3 राज्यों की सीमा को छूने वाला यमुनानगर अकेला जिला है। अब इन्हें हम डिटेल में और थ्योरी में पढ़ लेते हैं, मैंने लिख रखा है भाई। हरियाणा राज्य का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 इंच नॉर्थ से 30 डिग्री 55 नॉर्थ है। हरियाणा राज्य देशांतर विस्तार, देखो अक्षांश इसलिए क्योंकि देखो अक्षांश ऐसे होगी तो नॉर्थ में, नॉर्थ भारत में नॉर्थ में ना तो एन लगेगा, और देशांतर के हिसाब से बात पूर्व में है ना तो ईस्ट लगेगा भाई। ठीक है, देशांतर विस्तार 74 डिग्री 27 ईस्ट से 73 डिग्री 36 ईस्ट। ठीक है, ये नक्शा भाई, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी बाद में जब कंप्लीट हो जाएगी ना सभी टॉपिक, तो आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, सभी डिटेल में बड़ी अच्छी तरह से करवा रखा है। तो देखो भाई, राजस्थान के साथ सीमा हम 5 राज्यों की सीमा और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैप को साथ में रख लेना, यदि समझ में ना आए तो बार बार मैप देख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा जिला कहाँ पर है। देखो पहले आता है इस साइड से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी। ठीक है, राजस्थान के बारे में बता रहा हूँ पहले। भिवानी के बाद महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह, 7 जिले आते हैं भाई। तो देखो भाई, जो लीले अक्षर में लिखे ना ये हैं हरियाणा के ज़िले। ठीक है, और ये लिखे हैं जो ये राजस्थान के जो अन्य जिलों राज्य हैं, जैसे पंजाब है, उत्तरांचल है, इनके ज़िले भाई। ठीक है, तो हरियाणा ज़िले इस साइड हैं, इन लीले कलर में किए गए हैं, याद रखना। ठीक, तो हरियाणा सिरसा जिला है ये राजस्थान के हनुमानगढ़, फतेहाबाद जिला भी हनुमानगढ़, हिसार जिला भी हनुमानगढ़ और भिवानी जिला भी हनुमानगढ़। ये देखो भाई, 4 जिले तो हनुमानगढ़ को छूते हैं। भिवानी में जाने के बाद 2 जिले और आ जाते हैं, झुंझुनू और चूरू। महेंद्रगढ़ के साथ झुंझुनू, अलवर, सीकर और जयपुर, 4 जिले। सबसे ज़्यादा जिलों को छूने वाला जिला, ठीक है, महेंद्रगढ़। रेवाड़ी जिला अलवर छूता भाई। नूंह जिला अलवर और भरतपुर नूंह जिले को छूते हैं हरियाणा के। ठीक है, ये राजस्थान का रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन थे भाई। अब करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा। देखो पहले यमुनानगर मैंने ऊपर से नीचे किया है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल सबसे नीचे। यमुनानगर में सहारनपुर, करनाल में सहारनपुर और शामली, पानीपत में शामली, सोनीपत में बागपत, फरीदाबाद में गौतम बुद्ध नगर, पलवल में गौतम बुद्ध नगर और मथुरा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, उत्तरांचल के साथ सीमा। देखो हरियाणा का यमुनानगर जिला और उत्तरांचल का देहरादून जिला, ये दोनों आपस में सीमा साझा करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा। हरियाणा के 3 जिले और हिमाचल प्रदेश के 2 जिले। ठीक है, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। पंचकुला के साथ सोलन और सिरमौर, अम्बाला के साथ सिरमौर, यमुनानगर के साथ भी सिरमौर। ये जिले 2 जिले और सोलन और सिरमौर याद कर लेना। ठीक है, पंचकुला के साथ दोनों लगते हैं, अम्बाला और यमुनानगर के साथ एक एक सिरमौर जिला लगता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है पंजाब राज्य के साथ सीमा। हरियाणा के देखो भाई 7 जिले हैं और पंजाब के 6 जिले। ठीक है, पंचकुला के साथ मोहाली जिला, अम्बाला के साथ मोहाली और पटियाला जिला, कुरुक्षेत्र के साथ पटियाला जिला, कैथल के साथ पटियाला जिला, जींद के साथ पटियाला और संगरूर जिला, फतेहाबाद के साथ संगरूर और मानसा जिला, सिरसा के साथ मानसा, बठिंडा और मुक्तसर। यानी कि 6 जिले पंजाब के और 7 जिले हरियाणा के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, देखो एक बार देखोगे ना आसानी से याद हो जाएगा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, चंडीगढ़ के साथ सीमा। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है भाई, 5 राज्य हम कर चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। चंडीगढ़ के साथ एकला पंचकुला जिला साझा करता है और दिल्ली के साथ 4 जिले, मैंने मैप में ही बता रखा है, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। ठीक है, ये सभी साझा करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं, वे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। पहला नोट्स है, हरियाणा का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वही यमुनानगर। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 20वां स्थान है, जो पहले 21वां होता था। हरियाणा का जो भारत में स्थान है वो उत्तर पश्चिम है, मैंने मैप में कराया है, आसान भी है, पूछा भी जाता है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6,
चरखी दादरी और रोहतक जिला किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करते। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। महेंद्रगढ़ जिला राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। जींद जिला अधिकतम 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। रोहतक जिला 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि सेकंड स्थान पर रोहतक जिला है सीमा साझा करने में। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो पंचकुला और सिरसा जिला। देखो पंचकुला जिला हरियाणा राज्य केवल अम्बाला जिले को छूता है, वही सिरसा जिला भी हरियाणा राज्य केवल फतेहाबाद जिला के साथ सीमा साझा करता है। इसी प्रकार दोनों एक एक जिले के साथ सीमा साझा करते हैं भाई। इसके अलावा जितने भी जिले हैं वह 2 या 2 से अधिक जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो पंचकुला और सिरसा हरियाणा राज्य के एक एक जिले। पंचकुला किसके साथ करता है? अम्बाला। सिरसा किसके साथ करता है? फतेहाबाद। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जिसमें हम हरियाणा राज्य की भौगोलिक जो संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, हरियाणा राज्य के भौगोलिक स्थिति को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें शिवालिक की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, 2 पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद गिरिपाद के मैदान, बाढ़ का मैदान, दलदली भूमि, रेगिस्तानी मैदान। रेगिस्तानी भाग में कई तरह के मैदान आते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में करा दिया जाएगा। जलोढ़ का मैदान के क्षेत्र में हरियाणा में सबसे ज़्यादा मैदान कौन सा है? जलोढ़ का मैदान है। ठीक है, और ये सबसे उपजाऊ भी है। तो इसे डिटेल में एक पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको मैप के द्वारा समझा देता हूँ, उसके बाद हम इन्हें वन लाइनर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए पहले शिवालिक की पहाड़ियाँ। देखो शिवालिक की पहाड़ियाँ ये हैं भाई, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ना, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ये पंचकुला और यमुनानगर जिले में स्थित है, हरियाणा के 2 जिलों में स्थित है। और देखो ये सेंटर हरियाणा का, और ऐसे हम लाइन करेंगे ना, मैंने पहले ही बताया था ऐसे कैसे करना है। तो ये उत्तर पूर्व भाग में चला जाता है। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? उत्तर पूर्व में। और इसे ही अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये दक्षिणी भाग में। ठीक है, और जैसे नाम से स्पष्ट है, गिरिपाद, गिरी होता है पहाड़, पाद होता है चरण, पैर बोलते हैं, चरण बोलते हैं, हिंदी का शब्द है भाई। ठीक है, तो शिवालिक की पहाड़ियों के जो पैर होंगे ना, उसे गिरिपाद मैदान कहते हैं भाई। ये जो क्षेत्र जो खाली वाला, ये पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर जिले में फैला हुआ है। इसके बाद आता है बाढ़ का मैदान। देखो ये दोनों क्षेत्र बाढ़ के मैदान के क्षेत्र हैं। बाढ़ के मैदान वही होगी ना, बाढ़ जहाँ पर पानी की अधिकता होगी। पानी की अधिकता कहाँ होती है? नदियों में। नदियों के टूटने से बांध आएगा ना, तो ये जो नदियाँ जहाँ से बहती हैं उसके आसपास के क्षेत्र को भाई बाढ़ का मैदान कहा जाता है। हरियाणा में यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिले के अंदर बाढ़ का मैदान का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद आता है दलदली भूमि। दलदली भूमि हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में सिरसा जिले में, कुछ मात्रा में महेंद्रगढ़ में, लेकिन सबसे ज़्यादा सिरसा जिले में, और सिरसा जिले ही आपको उत्तर लगाना है। ठीक है, अगला आता है भाई रेगिस्तानी भाग, जो क्षेत्र राजस्थान के साथ लगता है। देखो राजस्थान की सीमा लगती है ये क्षेत्र की, यहाँ मेवात तक। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ना सारा, ये सारा क्षेत्र रेगिस्तानी भाग या तरंगी भाग कहलाता है। तरंगी में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ठीक है, ये जिले आते हैं भाई आसपास के। ठीक है, अगला आता है अरावली क्षेत्र। अरावली क्षेत्र भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली, फतेहाबाद, पलवल, नूंह, ये सभी जिले भाई अरावली क्षेत्र में आते हैं। अरावली का जो क्षेत्र है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। हरियाणा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में अरावली क्षेत्र गुरुग्राम है भाई। गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा फैली हुई हैं। और जो सबसे ऊंचा शिखर है वो नारनौल के एक गांव है कुलताजपुर, वहाँ पर डोसी की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा स्तर है, जिसकी 552 मीटर ऊंचा है भाई। ये अरावली का हरियाणा सबसे ऊंचा शिखर है। और जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं इसके अंदर आती है मोरनी हिल, जो पंचकुला में है। इसमें करो चोटी है भाई। ठीक है, करो चोटी है वो 1514 मीटर ऊंची है, जो हरियाणा का सबसे ऊंचा शिखर है। पूरे हरियाणा का सबसे ऊंचा शिखर है, और शिवालिक का भी हरियाणा के अंदर सबसे ऊंचा शिखर है। तो ये भौगोलिक संरचना है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद मिट्टी कैसी है हरियाणा की, उसके बारे में पढ़ लेंगे। मिट्टी जो ये क्षेत्र पड़े ना, इन्हीं के आधार पर बटेगी वही, तो इन्हें याद कर लेना। ठीक है, इन्हीं के आधार पर बटती है मिट्टी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हरियाणा की भूगोल को 3 भागों में बांटा गया है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना भाई। याद रखना, ये नाम याद रखना। हरियाणा राज्य को भौगोलिक रूप से 8 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। शिवालिक, गिरिपाद, बाढ़ का मैदान, जलोढ़ मैदान, दलदली भूमि, रेगिस्तानी भूमि यानी बालू के टीपे बोलते हैं जिन्हें। इनकी अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर है भाई हरियाणा में, और औसत है 3 से 6 मीटर। ठीक है, तरंगित बालू, अरावली क्षेत्र, ये सभी 8 के 8 क्षेत्र हरियाणा के अंदर पाए जाते हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम उन्हें पढ़ लेंगे। डॉक्टर जसवीर सिंह, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ने हरियाणा को 8 प्राकृतिक भागों में बांटा है। ठीक है, याद रखना भी डॉक्टर जसवीर सिंह। अब हम एक एक करके इन पार्टों को पढ़ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसका याद कर लेना क्षेत्र कौन सा बेस्ट। ठीक है, पहला है शिवालिक की पहाड़ियाँ। ये हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में है, मैप में बता रखा मैंने। राज्य में इसका विस्तार 1.67% है। हिमालय पर्वत का सबसे निचला हिस्सा है, यानी कि हिमालय पर्वत ऐसे 3 भागों में बटा हुआ है। जो निचला हिस्सा है वह शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, मोरनी हिल जो पंचकुला में स्थित है इसी का हिस्सा है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो चोटी है, मोरनी हिल में स्थित है, 1514 मीटर ऊंची है। शिवालिक की पहाड़ियों से नदियाँ और नाले निकाले जाते हैं, जिन्हें चौक कहा जाता है। नदी नाले से जो गड्ढे बनते हैं ना, उन्हें चौक कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला हरियाणा के यमुनानगर और पंचकुला जिले में फैली हुई है। इस क्षेत्र से घग्गर, टांगड़ी, मारकंडा और सरस्वती नदी निकलती हैं। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर से 2300 मीटर तक फैली हुई है। ठीक है, ये शिवालिक पहाड़ियों के बारे में था भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, गिरिपाद मैदान। गिरी होता है पर्वत, पाद होता है चरण, यानी कि पर्वत के चरण वाला क्षेत्र।
यह मैदान शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी तले होते हैं, तली के नीचे यानी कि पास जो तली होती है उसके नज़दीक का क्षेत्र है। यहाँ इसमें जलोढ़ पंख भी पाए जाते हैं। पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर जिले में यह फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर से 375 मीटर है। इस मैदान को स्थानीय भाषा में घर घर कहा जाता है। अभी कालका जो पंचकुला में, नारायणगढ़ अम्बाड़ा में है, वहाँ इसे घर कहा जाता है, और जो यमुनानगर जगाधरी में इसे कंदी कहा जाता है भाई, ठीक है। इस मैदान को ढलान है जो ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। इस क्षेत्र की चौड़ाई शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिणी भाग यानी दक्षिण में तो स्थित है ना इस शिवालिक की पहाड़ियों के 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, बाढ़ का मैदान। हरियाणा में वह क्षेत्र जहाँ से नदियां होकर बहती हैं, आसपास के क्षेत्रों को बाढ़ का मैदान कहा जाता है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा बाढ़ का मैदान के क्षेत्र हैं। बाढ़ के मैदान को बेट व नाली कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भाग में मार्कंड और घग्गर नदी के कारण बाढ़ का मैदान का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, जलोढ़ मैदान। घग्गर नदी और यमुना नदी के मध्य के क्षेत्र को जलोढ़ मैदान कहा जाता है। अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, नूंह, झज्जर, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, ये सभी क्षेत्र जलोढ़ मैदान के अंतर्गत आते हैं। अधिकतर जो क्षेत्र हरियाणा का वो मैदानी क्षेत्र है। पुराने जलोढ़ मैदान और नए जलोढ़ मैदान, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, अभी पूछा भी गया है। पुराने जलोढ़ मैदान को बंगर और नए जलोढ़ मैदान को खद्दर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, अभी दोनों पॉइंट पूछे गए पहले ही। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 220 मीटर से 280 मीटर है। ये मैदान है, इसलिए ज़्यादा ऊंचा नहीं होता भैया, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, रेगिस्तानी भाग क्षेत्र। राजस्थान के साथ लगने वाले सभी जिलों में यह क्षेत्र पाया जाता है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, कुछ जिले गुरुग्राम और झज्जर जिले के भी हैं। इस क्षेत्र में किक्कर, खेर, सोर और कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। सबसे कम वर्षा इसी क्षेत्र में होती है भाई, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, अरावली क्षेत्र। यह हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। राज्य में इसका कुल विस्तार 3.09% है। अरावली क्षेत्र जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। हरियाणा के अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में गुरुग्राम जिले में, मैंने पहले ही बता दिया आपको। हरियाणा में अरावली सबसे ऊंचा शिखर है डोसी की पहाड़ियाँ। ये नारनौल के कुलताजपुर गांव में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है भाई, ठीक है। देखो भाई, अब कर लेते हैं राज्य की कुछ मिट्टियाँ। डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार हरियाणा राज्य की मिट्टियों को 6 भागों में बांटा गया है। उन्हें हम डिटेल में कर लेंगे। देखो भाई, पहली आती है पहाड़ी व चट्टानी मिट्टी। पहाड़ी व चट्टानी मिट्टी वही होगी जहाँ पर पहाड़ होंगे। तो यहाँ पर कौन सी थी? यहाँ शिवालिक पहाड़ियाँ थी। तो जो आसपास का क्षेत्र होगा वहाँ पर चट्टानें होंगी। भिवानी और महेंद्रगढ़ में भी, क्योंकि यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ थी, तो यहाँ पर भी कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं चट्टानी और पहाड़ी मिट्टी के। इसके बाद आती है गिरिपादीय मिट्टी। मैंने बोला गिरिपाद यानी गिरी पहाड़ के चरण वाली मिट्टी, तो पहाड़ के नीचे ही होगी। तो ये जो क्षेत्र है वही क्षेत्र गिरिपादीय मिट्टी कहलाएगा। इसके बाद हमने डिटेल में पढ़नी है 4 मिट्टियाँ, इकट्ठी पढ़ी जाएंगी भाई, ताकि आसानी से याद हो जाए। देखो, सामान्य बाहरी मिट्टी। बाहरी मिट्टी कहाँ होगी? जहाँ पर पानी होगा। पानी कहाँ पर होगा? यमुना नदी में। नदी तो यहाँ घग्गर भी है, लेकिन उसका पानी ज़्यादातर यूज हो जाता है। इसका पानी बहुत ज़्यादा बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये आगे क्षेत्र को सामान्य बाहरी मिट्टी कहा जाएगा, इसके आसपास के क्षेत्र को, ठीक है। उसके बाद आता है मध्यम दोमट मिट्टी, यानी कि मध्यम मिट्टी, थोड़ी सी बाहरी से कम हल्की, ठीक है। तो जो ये आसपास का क्षेत्र होगा, ये सारा क्षेत्र मध्यम दोमट मिट्टी कहलाएगा। और जो ये क्षेत्र होगा ना, इसके बाद बुलई दोमट मिट्टी, ये जो क्षेत्र होगा ये सारा बुलई दोमट मिट्टी कहलाएगा। और ये हल्की दोमट मिट्टी, जिसके अंदर पानी की कमी होगी, वह हल्की दोमट मिट्टी ये कहलाएगी भाई, ठीक है। तो चारों को एक साथ पढ़ लेना। ये बारी है, ये उससे हल्की है, ये उससे भी हल्की और ये सबसे हल्की है, ठीक है। ऐसे पढ़ लेना। चट्टानी मिट्टी चट्टानों के पास, गिरिपादी मिट्टी गिरी पर्वतों के नीचे पाएगी आसपास के क्षेत्र में। ये लगभग 25 किलोमीटर का क्षेत्र का एरिया भाई आसपास का है, ठीक है। हरियाणा राज्य में पाए जाने प्रमुख मिट्टियाँ इन्हें डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहला है पहाड़ी व चट्टानी मिट्टी। यह मिट्टी हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग के शिवालिक की पहाड़ियाँ पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर में जिले में पाई जाती है। दूसरी अरावली क्षेत्र महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले में भी है पाई जाती है भाई, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, रेगिस्तानी मिट्टी। राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि रेगिस्तान से रिलेटेड है। हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में वह मिट्टी पाई जाती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, गिरिपादीय मिट्टी। यह मिट्टी शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में पाई जाती है, पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर जिले में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, सामान्य बाहरी मिट्टी। यह मिट्टी यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिले के में भी यह मिट्टी पाई जाती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, मध्यम दोमट मिट्टी। भूरी शुष्क मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अम्बाड़ा, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद के कुछ हिस्से, पश्चिमी हिस्से, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल और नूंह, ये जिले में पाई जाती है। बलुई दोमट मिट्टी यह सिरसा, फतेहाबाद, जींद का लगभग हिस्सा, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम जिले में यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जैसे समझ में नहीं आए ना तो भाई मैप देख लेना, मैप पे मैंने बता रखा है, डिटेल में याद भी हो जाएगा वहाँ से ये।
अगला पॉइंट नंबर 7, हल्की दोमट मिट्टी यह सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जिले में पाई जाती है। देखो भाई, हल्की दोमट मिट्टी कहाँ होगी? जहाँ पर वर्षा कम होगी। वर्षा कम कहाँ होगी? जो राजस्थान का एरिया होगा, तो वहाँ से हल्की दोमट मिट्टी होगी भाई। भारी मिट्टी कहाँ होगी? जहाँ पर पानी होगा। पानी कहाँ पर होगा? यमुना नदी के पास, ठीक है। उसके बाद बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, हल्की मिट्टी, ये ऐसी मिट्टी भी सभी चारों ये ऐसे याद हो जाएंगी, ऐसे जिले के याद होंगे। यहाँ पर जिला ही पूछेगा कि यह मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आसान तरीका है, मैप देख के कर लो, ठीक है। और इससे रिलेटेड हमने कुछ नोट्स हैं भाई जो इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें मैप में नहीं कर सकते उन्हें आपको याद करना होगा, जिनसे एक या क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं एग्जाम में, तुम्हें भी हमने लिखवा दिए हैं ताकि याद रहे। पहला पॉइंट है, थानेसर, फतेहाबाद, जगाधरी में दाग मर्दा पाई जाती है। थानेसर और फतेहाबाद में सोलर चिक्का मर्दा भी पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, केंद्रीय मर्दा लवण शोध संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया था। ये 1969 में करनाल में स्थापित किया गया। पॉइंट नंबर 3 है, हरियाणा में मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई 700 से 900 मीटर तक है, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 है, ऑपरेशन पायरेक्ट प्रोजेक्ट 1994 में हरियाणा सरकार द्वारा भूमि के उपचार के लिए लागू किया गया, जिसमें लवणता और अक्षारता को ध्यान में रखा गया, कि भूमि में लवणता कहाँ पर ज़्यादा है उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, राज्य में कपूरी पहाड़ियाँ दादरी में स्थित हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, राज्य में सबसे अधिक लवणीय भूमि ग्रस्त जिला है रोहतक है भाई, 61.47% यहाँ पर लवणता पाई जाती है। गुरुग्राम जिले को अरावली पर्वतमाला प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अरावली की अधिकता पाई जाती है, अरावली पहाड़ी की। पॉइंट नंबर 8, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को नीली कहा जाता है भाई। पॉइंट नंबर 9, हरियाणा राज्य सबसे निचला भाग अनकाई दलदल है, जो सिरसा जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से मात्र 200 मीटर है। पॉइंट नंबर 10, लाल मिट्टी हरियाणा के सिरसा जिले में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 11, मृदा अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु या निर्दी शत्रु के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 12, हरियाणा राज्य में 2.76 लाख हेक्टेयर जमीन जल अपर्दन से प्रभावित है और 15 लाख हेक्टेयर जमीन वायु अपर्दन से प्रभावित है, यानी कि वायु अपर्दन से जो जमीन है अधिक प्रभावित होती है हरियाणा में। भारी मृदा को डाकर मृदा के नाम से जाना जाता है। भारी मृदा जो यमुना नदी है उसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। 16वां पॉइंट है, हरियाणा राज्य में बालू के टीलों की ऊंचाई अधिकतम 15 मीटर है और औसत ऊंचाई है वो 3 मीटर से 6 मीटर है, ठीक है। पॉइंट नंबर 18, हरियाणा राज्य में अधिकतम कछारी मृदा पाई जाती है। कछारी मृदा वह मृदा होती है भाई जो नदियों द्वारा अपने साथ जो मल लेके आ जाता है और एक स्थान पर छोड़ देती है, जिससे मैदान का निर्माण होता है, वही कछारी मृदा कहलाती है। हरियाणा में जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा मात्रा में है। पॉइंट नंबर 19, हल्की मृदा को रोसली मृदा के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 20, हरियाणा में लगभग 32% भूमि लवणता व क्षारीयता से ग्रसित है, जिसे रेह या कल्लर के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था भाई ये। पॉइंट नंबर 21 है, ऊंचे भागों में पाई जाने वाली भारी मृदा को खादर और सिल्क युक्त मृदा कहा जाता है। और आपने यदि अभी तक हरियाणा के 22 जिलों वाली वीडियो नहीं की है ना, तो वीडियो कर लेना, उसमें हरियाणा के 22 जिलों को भी डिटेल में कराया गया है। पहले हम इसमें मैप के बारे में पढ़ेंगे, मैप में देखेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जिला वाइज। तो देखो भाई, पहले हम पढ़ते हैं पंचकुला जिला से लेते हैं। पंचकुला जिले के अंदर मक्का और हरड़ ये में प्रथम स्थान पर है। हम पढ़ेंगे फल और जो सब्जियां हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं, उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, ठीक है। तो मक्का और हरड़ में होगा पंचकुला जिला। गन्ना, मिर्च, हल्दी और आम, देखो यमुनानगर जिला है। पहले हल्दी जो थी वो अम्बाड़ा जिले में सर्वाधिक मात्रा में होती थी और आम भी सर्वाधिक मात्रा में अम्बाड़ा जिले में होता था भाई, किंतु वर्तमान समय में हल्दी और आम दोनों ही यमुनानगर जिले में होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। करनाल जिले में चावल होता है भाई सर्वाधिक मात्रा में, हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में चावल करनाल जिले में होता है, और बासमती चावल के लिए विश्व प्रसिद्ध है भाई करनाल, और करनाल को इसलिए धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं भाई सोनीपत जिला। सोनीपत जिले के अंदर खुम्बी, मशरूम और सीताफल तीनों ही पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगला आता है रोहतक जिला। रोहतक जिले में ज्वार पाई जाती है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है भाई फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिले में आता है रजनीगंधा फूल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 2 फूल है भाई। गुरुग्राम में पाया जाता है गिलिडोरियस फूल और रजनीगंधा फूल पाया जाता है फरीदाबाद में, और ये जो फूल है ये हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला जिला है महेंद्रगढ़ जिला। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बाजरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, देखो। उसके बाद आता है भाई सिरसा जिला। सिरसा में गेहूं, कपास, किन्नू, आड़ू और आंवला सभी पाए जाते हैं भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आंवला ही पूछा गया है, गेहूं भी पूछा जा चुका है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सिरसा जिले से, ठीक है। अगला है फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिला में केला और सेब सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद आता है कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र जिला के अंदर शकरकंद और आलू ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है अम्बाड़ा जिला। अम्बाड़ा जिले में प्याज पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। पहले अम्बाड़ा जिले में हल्दी और आम पाए जाते थे, लेकिन अब पाया जाता है प्याज, ठीक है। अब ये यमुनानगर जिले में पाए जाते हैं भाई। पंचकुला के हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मक्का और हरड़, ये सभी क्वेश्चन थे, आप मैप के द्वारा इन्हें पढ़ लेना, अच्छी तरह से जान लेना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर एग्जाम में। आप यहाँ से हरियाणा का चाहे सीईटी कर रहे हो, हरियाणा कोई भी एग्जाम कर रहे हो भाई, चाहे एस्टेट हो, सीईटी हो, कुछ और भी हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। डाटा नया है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में कुछ पॉइंट बनते हैं, वो मैं आपको डिटेल में करवा देता हूँ, नीचे ये याद कर लेना, ठीक है।
पहला पॉइंट है, हरियाणा राज्य में फलों में सर्वाधिक उत्पादन, यानी जो फल हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है वो है आम। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, मसाले जो हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है वो है लहसुन। पहले हल्दी थी भाई, पहले हल्दी उगाई जाती थी, लेकिन अब उगाया जाता है लहसुन। पॉइंट नंबर 3 है, सब्जियां जो हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है वो है आलू। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है, फूलों में जो फूल हरियाणा में सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है वो है गैलीडेलियोस फूल। ठीक है। ये गुरुग्राम जिले में उगाया जाता है भाई, सबसे ज़्यादा मात्रा में। वैसे हरियाणा के लगभग जिले में उगाया जाता है भाई। ठीक है ना। एक गेंदा है, गेंदा जींद में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, कई जिलों में उगाया जाता है गेंदा फूल। ठीक है, बहुत ज़्यादा। पॉइंट नंबर 5 है, बटन मशरूम उत्पादन में हरियाणा भारत का प्रथम राज्य है। पॉइंट नंबर 6 है, सिरसा जो जिला है इसको गेहूं का कटोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिरसा जिले में गेहूं बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, करनाल जिला। इसे धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चावल की मात्रा अधिक है और बासमती चावल केवल यहीं पर उगाया जाता है भाई, सबसे ज़्यादा मात्रा में। वैसे तो बहुत सारे जिलों में उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में करनाल जिले में उगाया जाता है। पॉइंट नंबर 8 है, कृषि यंत्र जो हरियाणा में बनते हैं वो फरीदाबाद जिले में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 9 है, कृषि के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ताऊ देवीलाल पुरस्कार, ये क्षेत्र में दिया जाता है भाई। ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, हरियाणा सरकार ने कृषि मंत्रालय नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रख दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 11, हरियाणा राज्य में प्रमुख व्यावसायिक फसलें या वाणिज्य फसलें, जिनमें फसलें होती हैं भाई स्पेशल, जो धन कमाने पैसे कमाने के लिए यूज की जाती हैं, गन्ना और कपास। इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछी जाती है वाणिज्य फसलें। फसलें कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो वाणिज्य फसलें पूछी जाती हैं। अरे हरियाणा में पहले क्वेश्चन आ चुका है भाई इससे रिलेटेड। पॉइंट नंबर 12, हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी। हरियाणा राज्य में बहुत सारी मंडियां, देखो ये सेब मंडी है, ये सब्जी है, ये फूड मंडी है। तो सेब मंडी पंचकुला में है भाई, सब्जी मंडी है जो अंतर्राष्ट्रीय वो गन्नौर सोनीपत में है, जो फूड मंडी है वो गुरुग्राम जिले में है। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना ये। पॉइंट नंबर 15, हरियाणा राज्य में कृषि बोर्ड पंचकुला जिले में स्थित है और इसकी स्थापना है जो वो 1 अगस्त 1969 को की गई। पॉइंट नंबर 17, हरियाणा राज्य में बीज प्रमाणीकरण संस्थान ये पंचकुला जिले में स्थित है, यानी बीजों का प्रशिक्षण किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 18, हरियाणा राज्य में सोनीपत जिले का खुबड़ू नामक एक गांव है जहाँ पर मशरूम सर्वाधिक मात्रा में उगाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं भाई। खुबड़ू नामक स्थान है भैया, सोनीपत जिले के अंदर आता है। पॉइंट नंबर 19 है, लाडवा, ये कुरुक्षेत्र में है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि मंडी है भाई। क्या है? कृषि मंडी, एशिया की दूसरी भाई। पॉइंट नंबर 20 है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली जो फसल है वो है गेहूँ। ठीक है, तो ये कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन थे भाई, जो मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन थे आपकी फसलों से रिलेटेड, किस जिले में कौन सी फसल उगाई जाती है, किस लिए फेमस है। अब करेंगे उत्कर्ष के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है और हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें स्थापित किया जाता है ताकि जो राज्य के अंदर इस सब्जियों को, फलों को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो इन्हें डिटेल में कर लेते हैं भाई। देखो देखो भाई, इसमें हम हरियाणा राज्य में फल और सब्जी उत्कृष्ट केंद्र के बारे में जानेंगे। देखो, ये केंद्र या तो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं या राज्य सरकार द्वारा। इनका मोटिव होता है कि राज्य के अंदर सब्जियां, फल, इनको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, लोगों तक आसानी से पहुंच सके, नई पैदावार पैदा की जा सके, नई जो उपज होती है ना उन्हें अच्छा ढंग दिया जा सके, यानी कि एक अच्छी पैदावार पैदा की जा सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई इसमें, तो सभी इंपॉर्टेंट है और आसानी से याद हो भी जाएंगे। मैंने बहुत आसानी से करा रखे, याद कर लेना, जिले वाइज कर लेना, बहुत आसान है, जिले का ही नाम पूछता है भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम करेंगे भाई सिरसा जिले से। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट है, मैं पहले सिरसा और करनाल को एक साथ बता रहा हूँ आपको। देखो, फल उत्कृष्ट के अंदर और सब्जी उत्कृष्ट के अंदर। ठीक है, ये दोनों सेम है भाई, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। फल की बात करें तो होगा सिरसा जिले में और सब्जी की बात करें तो करनाल जिले में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फल उत्कृष्ट के अंदर ये मंजियाना सिरसा जिले में है भाई। दो यहाँ पर वे करी गई हैं, राजकीय बाग और नर्सरी। एक की गई है भाई साहा जिले में और एक की गई है अम्बाड़ा जिले में, तो दोनों याद रखना। ठीक है, राजकीय बाग नर्सरी ये बरवाड़ा हिसार में है और एक है अम्बाड़ा जिले में, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद कर लेना भाई। अर्ध शुष्क बागवानी के अंदर ये भिवानी जिले में है भाई। अगला है, देखो, एकीकृत बागवानी के अंदर ये भी 2 स्थापित किए गए हैं हरियाणा में। एक किया गया है महेंद्रगढ़ में और एक किया गया है पलवल जिले में। ठीक है, ये महेंद्रगढ़ नारनौल में और ये होटल पलवल में, दोनों इंपॉर्टेंट है। पुष्प के लिए हरियाणा में एकमात्र स्थान है वो है जज्जर। पुष्प उत्कृष्ट के अंदर केवल हरियाणा के जज्जर जिले में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सब्जी वाला मैंने बता दिया, गरौंडा करनाल में है, इंपॉर्टेंट है। ये पूछे गए हैं भाई, दोनों ही पूछे गए हैं, बार बार यही दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, अम्बाड़ा में और एक हिसार में ये नर्सरी है। ठीक है, ये अमरूद उत्कर्ष के अंदर है, बूना, फतेहाबाद के अंदर बूना। आप बोल सकते हैं बूना व अमरूद, तो ऐसे याद कर सकते हो, अमरूद उत्कृष्टा के अंदर बूना फतेहाबाद में है। अब कुरुक्षेत्र जिले में लाडवा एक कुरुक्षेत्र के अंदर जगह है, वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्ट के अंदर है भाई। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है भाई, और इन दोनों को तो भूलना ही मत भाई। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो मेरे बेसिक है, आपको लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है, हरियाणा राज्य की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी है जो 6 अप्रैल 2016 को करनाल जिले में स्थापित की गई। आलू प्रौद्योगिकी के अंदर ये पूछा गया था भाई, इंपॉर्टेंट है, नीलोखेड़ी करनाल जिले में स्थित है, पूछा गया था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को शुरू की गई किसानों के लिए। इसमें किसानों को कूपन दिए जाते हैं भाई, कूपन में कई हज़ार रुपये होते हैं। ठीक है, 5000 रुपये ऐसे कुछ है भाई।
ऑप्शन 4 है हरियाणा राज्य में बागवानी केंद्र और राष्ट्रीय बागवानी केंद्र जो बोर्ड है उसने हरियाणा को 4 भागों में बांटा है। उत्तर पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण पूर्व क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। ठीक है, 4 भागों में बांटा भाई। ठीक है, इसमें कराए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें फसलों से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें हम हरियाणा राज्य की कृषि और जलवायु से संबंधित सभी क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखो भाई, ये इसे हम पहले कर चुके हैं। ये हमारा जो हरियाणा राज्य स्थिति वाला टॉपिक है ना, उसमें वे कंप्लीट हो चुका है। उसमें सभी कॉन्सेप्ट इसके हो चुके हैं। इसमें हमने जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन करने, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा ना भारत को बिल्कुल 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी भारत और नीचे वाले को दक्षिणी भारत कहा जाता है और भारत के 8 राज्यों से होकर ये बहती है। ठीक है, जो क्षेत्र है ना भाई, कर्क रेखा से ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये होता है शीत उष्ण, यानी कि ठंडा भी होगा और गर्म भी होगा। तो इस तरह का मौसम होगा। हरियाणा भी इसी क्षेत्र में पड़ता है, तो यानी कि हरियाणा जो जलवायु होगी ना, उष्ण कटिबंधीय तो होगी ही, उसके साथ शीत आर्द्र सिस्टम भी होगा, यानी कि बहुत सारी जलवायु पाई जाएंगी हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो ये समझ लेना भाई कि हरियाणा में बहुत सारी जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय पाई जाएगी, महाद्वीपीय पाई जाएगी, शुष्क भी पाई जाएंगी। ठीक है, तो यही बताना था भाई इसमें। ये मत मानना कि एक ही जलवायु है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हरियाणा राज्य की जलवायु को ना कई भागों में बांटा गया है और कई लोगों द्वारा बांटा गया है। ठीक है, तो कैसे कैसे बांटा गया उससे क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉइंट 1 है हरियाणा राज्य जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्द्र उपोष्ण जलवायु, दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु, तीसरा है उपोष्ण स्टेपी जलवायु, चौथा है महाद्वीपीय जलवायु। ये 4 तरीके तो एक तरह से बांट दिया भाई। इसे मैप में देख लो। देखो ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है। जो ये 3 जिले आते हैं ना, ऊपर वाले 3 जिले, जिसमें पंचकुला, यमुनानगर का कुछ हिस्सा अम्बाला का, ये आर्द्र उपोष्ण जलवायु कहलाती है भाई। जो ये वाला हिस्सा है, ये इसके बीच वाला ये सारा हिस्सा रहेगा ना, जो ये अर्ध शुष्क जलवायु कहलाती है भाई। और इसके नीचे जो ये हिस्सा बचेगा ना, जींद भी आता है। देखो हर जिला प्रॉपर नहीं आता किसी में भी। देखो ये भी 2 हिस्सों में बट गया, ये भी 2 में बट गया, ऐसे जलवायु ना, क्योंकि वायु चलती है भाई, मर्दा के साथ साथ वायु परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन है। तो ये होगी उपोष्ण स्टेपीज जलवायु। और जो ये राजस्थान के साथ लगते हुए जिले नहीं है जितने, ये होंगे महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, और इसीलिए जो हरियाणा की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु के अंदर रखा गया है, क्योंकि महाद्वीपीय जलवायु हरियाणा में पाई जाती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है भाई, वो अच्छी तरह देख लीजिए। देखिए पॉइंट 2 है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, इनका द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, बेस्ट है भाई। अनुसार हरियाणा की जो जलवायु है इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला आर्द्र उपोष्ण जलवायु, जो ईस्ट वाला हिस्सा नहीं था उसकी जलवायु भाई ये। दूसरी है उष्ण स्टेपी जलवायु, जो पश्चिम वाला हिस्सा है उसे, यानी कि इसने 2 भागों में बांटा। ये क्वेश्चन पूछा गया था डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के द्वारा। हरियाणा जलवायु को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कृषि के आधार पर हरियाणा जलवायु क्षेत्र। ये जलवायु क्षेत्र है भाई। कितने जलवायु क्षेत्र हरियाणा के? 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र का जो अनुसंधान केंद्र है वो करनाल है और पश्चिमी क्षेत्र का जो अनुसंधान केंद्र है वो रेवाड़ी है। ठीक है, अगला आता है भाई पॉइंट नंबर 4। हरियाणा राज्य जलवायु जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। हरियाणा राज्य में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तीनों प्रकार की ऋतुएं बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पहला है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में मध्य मार्च से जून तक का समय होता है। उसका औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। पॉइंट नंबर 2 है वर्षा ऋतु। ये जुलाई से मध्य सितंबर तक होता है। या वर्षा ऋतु में क्या होगी? वर्षा होगी। ग्रीष्म और सर्द में तापमान होगा 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है। और जो वर्षा होती है ना उसे मानसूनी कहते हैं भाई, क्योंकि मानसून में तो वर्षा आएगी ना। तो ये हरियाणा का मानसून का समय भी यही होता है भाई, जून से सितंबर तक का। ठीक है, अगला आता है शीत ऋतु। मध्य सितंबर से मार्च तक का समय होता है। इसका औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस होता है भाई। ठीक है, यानी कि जो औसत तापमान है ना 12 डिग्री सेल्सियस है। इसमें वर्षा पश्चिमी विक्षोभ, देखो भाई पश्चिम जैसे मान लो ये इंडिया है, ये दोनों पश्चिमी विक्षोभ है। ये दक्षिणी हिस्सा है तो ये दक्षिण का पूर्वी और ये दक्षिण का पश्चिमी हिस्सा है। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि दोनों के कारण ही वर्षा होती है हरियाणा में। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है इस हिस्से से होती है और सबसे कम होती है इस हिस्से से। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में वर्षा होगी दक्षिण पश्चिमी हिस्से से, हरियाणा में होगी दक्षिणी पूर्वी हिस्से से। ठीक है, अगला पॉइंट है इस समय होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है भाई। ठीक है ना, ये हरियाणा का उत्तरी पूर्वी है और ये दक्षिण पश्चिमी है एरिया। ठीक है, जो सर्वाधिक वर्षा होती है हरियाणा में, प्रश्न पूछा गया अभी, ये दोनों क्वेश्चन आए हैं। तो सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी भाग में जो हरियाणा का वहाँ पर होती है, लिख रखा मैंने। सबसे कम होती है दक्षिण पश्चिमी में, ये भी लिख रखा भाई। फिर देखो भाई सर्वाधिक जो वर्षा होती है हरियाणा के अंदर वो होती है अम्बाला जिले में। जिले की बात हो तो अम्बाला और स्थान की बात हो तो भाई छछरौली यमुनानगर के अंदर आता है। ठीक है,
और सबसे कम वर्षा की बात करें तो ये सिरसा जिले में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे गर्म जिला भाई सिरसा, ठीक है। और सबसे गर्म यानी कि सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है हरियाणा के अंदर वो है लोहारू, ये भिवानी में है। स्थान की बात करें तो लोहारू सबसे कम में, सबसे ज़्यादा में छछरौली, यमुनानगर, चेरापूंजी कहते हैं इसको भाई। जिले की बात करें सबसे ज़्यादा तो अम्बाड़ा में, और सबसे कम वर्षा जिले की बात करें तो सिरसा में, और सबसे गर्म जिला भी सिरसा जिला ही है भाई हरियाणा का, ठीक है। इसके बाद आता है भाई महेंद्रगढ़ जिला। देखो सबसे शुष्क जिला पूछे तो भाई महेंद्रगढ़ सबसे शुष्क जिला है। और सबसे आर्द्रता होता है भाई थोड़ी बहुत ठंड ही, गीलापन हो जिसमें, ठीक है, वो ठंड सी कहाँ होगी, ठंड होगी भाई इस हिस्से में, ठीक है। ये जो हिस्सा ना ये आर्द्रता वाला हिस्सा है, तो आर्द्रता सबसे ज़्यादा कितना होगी पंचकुला में, और जो शुष्कता होगी वो होगी महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में कि देखो ये क्षेत्र है ना सारा राजस्थान से लगता है। शुष्क सूखा कहाँ होगा, जहाँ पर रेत होगा। रेत कहाँ, इस साइड है, इस साइड तो रेत नहीं भाई, तो यहाँ पर शुष्क होने का कोई मतलब ही नहीं, तो आर्द्रता होगी इस हिस्से में, शुष्क होगा इस साइड में, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। पॉइंट नंबर 6 है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी भाग में होती है और सबसे कम वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी भाग में, ठीक है भाई। हरियाणा राज्य में वर्षा का जो औसत है वो वर्षा का औसत 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के मध्य है, वार्षिक औसत भाई। पॉइंट नंबर 9 है, समुद्री तल से दूरी के कारण, यानी समुद्र से दूर है हरियाणा, इसके कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु कहलाती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वर्षा अम्बाड़ा जिले में होती है और सबसे कम वर्षा जिले की बात हो रही है भाई ये सिरसा जिले में होती है भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 12 है, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा यमुनानगर जिले के छछरौली नामक स्थान पर होती है और छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 13 है, हरियाणा राज्य में सबसे कम वर्षा भिवानी जिले के लोहारू नामक स्थान पर होती है भाई, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, महेंद्रगढ़ जिले को हरियाणा का सबसे शुष्क जिला माना जाता है। शुष्क, रेगिस्तान के साथ काला एरिया है तो शुष्क होगा भाई। पॉइंट नंबर 15, हरियाणा राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पंचकुला है भाई, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण और सबसे कम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। और भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है भाई वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया था भाई ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। पॉइंट नंबर 18, हरियाणा राज्य का वह जिला जो हिमाचल प्रदेश को छूते हैं। हिमाचल प्रदेश को 3 जिले छूते हैं भाई, एक पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर, और जिनका ऊपरी हिस्सा नहीं, जो उत्तरी हिस्सा बोले, ऊपर वाला उत्तर नीचे वाला दक्षिण होगा ना, तो जो ऊपरी हिस्सा जो छूता है ना हिमाचल प्रदेश को, उसको बोलते हैं उपोष्ण आर्द्र जलवायु, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, हरियाणा राज्य पर्वतीय क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है भाई। देखो भाई अगले प्रश्न है कृषि से संबंधित प्रश्न। देखो जो हमारा 10वां टॉपिक था ना उसमें मैं कृषि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो करवा चुका हूँ भाई। कौन सी फसल किस जिले में कब उगाई जाती है, कितनी उगती है, कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, कौन सा लास्ट में, सब मैंने करवा दिए हैं पहले वीडियो में। ये टॉपिक में मेन जो क्वेश्चन रह गए हैं वे करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सिंचाई की सबसे पुरानी विधि रहट है भाई, पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। पॉइंट नंबर 3 है, फतेहाबाद जिला के टोहाना शहर को नहरों का शहर कहा जाता है, ठीक है। बाखड़ा नांगल नहर है वो यहाँ से गुजरती है भाई, ठीक है, हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है यहाँ से, टोहाना से। पॉइंट नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक सिंचाई सिरसा जिले में होती है भाई, सर्वाधिक नहरों द्वारा, और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई खैथल जिले में होती है। नहरों द्वारा सबसे कम सिंचाई पंचकुला और फरीदाबाद में होती है, और नलकूपों द्वारा सबसे कम सिंचाई पंचकुला जिले में होती है। 4 इंपॉर्टेंट है भाई पॉइंट, ठीक है ना। साथ में भी इसे लिखे, नहरों द्वारा सिंचाई सिरसा में सबसे ज़्यादा, कम पंचकुला फरीदाबाद में, नलकूपों द्वारा कैथल में सबसे ज़्यादा और कम पंचकुला जिले में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, हरियाणा राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 81% लगभग कृषि योग्य है। जमीन है जो उसका 81% जमीन ऐसी है जो कृषि योग्य है हरियाणा में, और जो कुल जनसंख्या है उसका 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, यानी कि कुल हरियाणा की कुल जनसंख्या का लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। पॉइंट नंबर 10 है, हरियाणा कुल कृषि क्षेत्रफल देश के कुल कृषि क्षेत्रफल का 1.3% है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा राज्य में कृषि योग्य भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल सिरसा जिले में है, और सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो पंचकुला जिले में, पंचकुला जिला छोटा भाई इसलिए भी है। पॉइंट नंबर 13, खट्टे फलों के उत्पादन में सिरसा जिला सर्वप्रथम यानी पहले स्थान पर, सबसे ज्यादा खट्टे फल सिरसा जिले में उगाए जाते हैं भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 14 है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक फल व सब्जियों का उत्पादन यमुनानगर जिले में होता है। क्यों? पानी की अधिकता भाई, नदी है, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा सोर्स है इसलिए। और सबसे कम होता है महेंद्रगढ़ जिले में। क्यों? क्योंकि शुष्क जिला है, शुष्क जिले में फल और सब्जियां नहीं उगाई जा सकती। पॉइंट नंबर 15 है, हरियाणा राज्य की पहली कृषि संगणना जो गणना की गई थी 1973 में की गई थी भाई। पॉइंट नंबर 16 है, हरियाणा राज्य में सब्जी मंडियों में महिलाओं किसानों को जो आरक्षण है, महिलाओं को 10% का आरक्षण का प्रावधान है। पॉइंट नंबर 17, हरियाणा राज्य में 3 प्रकार की फसलें हैं, सभी को पता भाई, रबी, खबी और जायद, ये तीनों फसलें हरियाणा में हैं। पहला पॉइंट है रबी की फसल, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है भाई, और अप्रैल और मई के बीच काट ली जाती है, नहीं कोई अप्रैल से स्टार्टिंग हो जाती है कटाई की और मई तक चली जाती है, ठीक है। इसे आषाढ़ी फसलें कहते हैं जो इस समय बोली जाती हैं। अगला है, ये सर्दी ऋतु की फसलें हैं। देखो अक्टूबर नवंबर में सर्दी स्टार्ट हो जाती है हरियाणा में, और मार्च अप्रैल तक रहती है भाई, लगभग लगभग रहती है, ठीक है।
गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों इसमें भी उगाई जाने वाली फसलें हैं। देखो भाई रबी में भी 2 शब्द हैं, गेहूं में भी 2 शब्द हैं, जौ में भी 2 है, चना मट इस तरह याद कर लेना। रबी गेहूं, गेहूं के टाइम पर देख लेना कौन कौन सी फसल होती है, वैसा ही रबी की होंगी भाई। रबी के अंदर 2 आते हैं ना, 2। ठीक है, जैसे आप चावल करोगे, चावल, ठीक है, चावल, और क्या करोगे, खरीफ। खरीफ के अंदर भी 3 शब्द और चावल के अंदर भी। तो चावल के टाइम पर जो धान के टाइम पर जो बोई जाती है ना, वे सभी फसलें कहलाएंगी खरीफ की फसल। इस फसल की कटाई पर हरियाणा में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 2 है जायद की फसलें। ये मार्च में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है। ठीक है, तरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, जो ये सब्जियां होती हैं ना भाई, सब्जी वाली फसलें इसमें बोई जाती हैं। पॉइंट नंबर 3 है खरीफ की फसलें। जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के मध्य काट ली जाती है भाई। ग्रीष्मकालीन फसलें यानी गर्मी के समय में बोई जाती हैं भाई। ठीक है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, बांस, तिल और मूंगफली, ये सभी खरीफ की फसलें। देखो खरीफ में 3 शब्द, चावल में 3 शब्द, तो इस तरह रिलेट कर लेना भाई। चावल के टाइम पर जितनी फसल बोई जाती है वो खरीफ की फसल होंगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 18, हरियाणा राज्य भारत के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। यानी कि दूसरे स्थान पर वो राज्य है जो अपना अनाज भंडारण देता है केंद्र सरकार को। दूसरे स्थान वाला भाई याद रखना, सेकंड स्थान पर। पॉइंट नंबर 19, कृषि क्षेत्र से संबंधित संस्था। देखो भाई हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ संस्थाएं लागू की गई हैं जो कृषि से रिलेटेड है। कृषि के ऊपर बीज बनाने, ठीक है, उन्हें बांटना, लोगों तक, लोगों को सप्लाई देनी, नए खाद बीज पहुँचाने, ये सभी संस्थाएं बनाई गई हैं भाई, ताकि लोगों को अच्छी चीज़ें, अच्छी फसल उगाने में मदद कर सकें। ठीक है, इनमें से हम कुछ कॉर्पोरेट लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। देखो भाई पहले है एफेड, ये हरियाणा स्टेट कॉर्पोरेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। पॉइंट 2 है हरियाणा राज्य भंडार निगम, ये एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1967 को की गई। भंडार का मतलब आप समझ गए, यानी कि अनाज का भंडारण करना भाई। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, यह पंचकुला में इसका मुख्यालय है भाई। 1 अगस्त 1969 को स्थापना हुई। तो ये सभी काम करते हैं। 126 मंडी इसके अंदर, 168 सब मंडी है और 204 खरीद केंद्र है भाई इसके अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, हरियाणा राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड, यानी कि बीज बनाने भाई, लोगों तक बीज पहुंचाने, अच्छे बीज की तैयारी करनी। ठीक है, इसका मुख्यालय पंचकुला में है। 1974 में स्थापना हुई। हरियाणा बीज इसका ब्रांड का नाम है, हरियाणा बीज भाई। कुल जो बिक्री केंद्र में 79 है भाई। ठीक है, करनाल, रोहतक, सिरसा, पंचकुला जिले में इनके कार्यालय स्थापित किए गए हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, पंचकुला में स्थित है। 6 अप्रैल 1976 को स्थापित किया गया। करनाल, हिसार, सिरसा, रोहतक जिले में इसके कार्यालय स्थापित किए गए हैं भाई। ये बीज से रिलेटेड है, बीज का प्रमाणित करते हैं भाई ये। पॉइंट नंबर 6, हरियाणा औषधिक प्लांट बोर्ड, यानी कि औषधियाँ बनाई जाती हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, पार्क बनाए जाते हैं। इसका मुख्यालय पंचकुला में है। 2002 में इसकी स्थापना की गई। इसके अंदर कुल 61 हर्बल पार्क आते हैं भाई। और पहला जो हरियाणा में हर्बल पार्क था वो चूपुर यमुनानगर में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसी के साथ हरियाणा का कृषि और जलवायु से रिलेटेड आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं भाई। इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सभी इंपॉर्टेंट थे और सभी बहुत अच्छे तरीके से कराए गए हैं। जिससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि किसी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, आपके सभी डाउट क्लियर कर दिया जाएंगे। और अन्य जो वीडियो है 22 जीरो वाली वीडियो आपको पता होगा, हरियाणा डाल दी गई है, नए डाटा के आधार पर बनाई गई ये वीडियो, ये डाल दी गई है, जिसमें आपके 22 के 22 जिले विद डिटेल में अच्छी तरह करा रखे हैं। तो इससे बार कुछ नहीं आएगा, उसे देख लेना, एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि 4 घंटे से भी कम की वीडियो हो और उसमें 22 जिले कंप्लीट हो जाएंगे बिल्कुल बेसिक से। नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें तो आपको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसने पहले 10 टॉपिक नहीं देखे हो देख लेना, तो वीडियो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो का आप देखना चाहिए वहाँ से देख सकते हैं। PDF भी है, वहाँ भी ले सकते हो। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।